तो हमारे होते हुए पीटीआई खवातीन की भी जमानत हुई। पीटीआई खवातीन डरते हुए रोते हुए जमानत पे बाहर जाती हैं और उनका एक ही क्वेश्चन होता था, हाय कोई बाहर खड़ा तो नहीं हमें पकड़ने के लिए, हाय कहीं पुलिस तो नहीं आई, हम पे कोई नया मुकदमा तो नहीं होगा। कि वो खवातीन जो बच्चे अगवा करके आई, जो कत्ल करके आई, जो मुनशियात के अंदर आई, वो तो नारे लगाती फखर से बाहर जाती, उनकी जमानत होगी, अब उनको कोई नहीं पकड़ सकता। और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने कुछ नहीं किया, ये डर के जाती। तो फिर एक वादा मैंने अपने आप से किया, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगी डरती, क्या ज्यादा से ज्यादा दोबारा पकड़ लेंगे ना, पर ये जेल एक दफा नारों से जरूर गूंजे। और बिलीव मी, मैं नारे लगवा के आई थी। मैंने शिकायत नहीं करी। ये मैसेज किसका था? मेरी बेटी का। आपकी बेटी तो वैसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये मैसेज वो कैसे कर सकती है? देख लेना, फिर फैमिली आपको सपोर्ट देती है अच्छा। ना। फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ थी और हमेशा जब भी कोई खत आता था उसमें यही आता था कि हम वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो ये बहुत स्ट्रेंथ थी ना, वो मुझे ब्लेम नहीं कर रहे थे कि आपकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है या हमें थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है। तो नहीं, उन्होंने मुझे एक ही मैसेज दिया था कि वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड कीप योर चिन हाई। तो मैंने भी फिर वो बांध दिया था अपने पल्ले से कि मैंने बिल्कुल शो नहीं करना। तो मैं इसी तरह नॉर्मल अंदर गई हूँ और मैं इसी तरह बाहर आई। और एक मज़े की बात बताती हूँ, वहाँ पे जो क्रिमिनल्स थी ना, औरतें, ये मेरी ऑब्जर्वेशन। कहाँ पे? जेल के अंदर। ठीक है। मैं कुछ दिन 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद मैंने एक दिन रात को वहाँ पे रात जो है वो 7:30-8 बजे भी बहुत रात होती है, क्योंकि हमें तो बंद कर दिया जाता था 5-5:30 बजे के बाद। तो नारे आए हैं बहुत ऊंची ऊंची, उसका बड़ा अच्छा रिदम था और वो नारे लगाते, नारे हैदरी अली अली अली, फिर नारे तकबीर, फिर वो या रसूल अल्लाह या। और मैंने पूछा अपनी सेलमेट से, सुमैया थी और तैयबा थी मेरे साथ और 2-3 अरुणा थी, रफ़त थी। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये जब भी कोई क्रिमिनल छूटता है ना, उसकी रिहाई आती है, तो यहाँ का ये रिचुअल है, ट्रेडिशन है, यहाँ पे ये लोग इस तरह नारे लगाते हैं। तो इसका मतलब है या किसी की ज़मानत हो गई है या किसी की रिहाई होगी। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाती हूँ, तो मैंने फ़ौरन उसको नोट किया कि ये देखो, इससे पता चलता है किसी की रिहाई होगी, लोग बंद हैं। लेकिन जब ये नारे सुनेंगे तो एक पूरा मैसेजिंग का सर्कल शुरू हो जाता है, किसकी रिहाई आई, किसकी रिहाई आई, वो पूछते हैं। और फिर एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तो ये पूरी खबर फैल जाती है कि जी उसकी रिहाई आ गई है या जमानत होगी। सही है। तो हमारे होते हुए पीटीआई खवातीन की भी जमानत हुई। सही है। पीटीआई खवातीन डरते हुए रोते हुए जमानत पे बाहर जाती हैं और उनका एक ही क्वेश्चन होता था, हाय कोई बाहर खड़ा तो नहीं हमें पकड़ने के लिए, हाय कहीं पुलिस तो नहीं आई, हम पे कोई नया मुकदमा तो नहीं होगा। मैंने दिल में सोचा कि वो खवातीन जो बच्चे अगवा करके आई हैं, जो कत्ल करके आई हैं, जो मुनशियात के अंदर आई हैं, वो तो नारे लगाती फखर से बाहर जाती कि उनकी जमानत होगी, अब उनको कोई नहीं पकड़ सकता। और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने कुछ नहीं किया, ये डर के जाती। तो फिर एक वादा मैंने अपने आप से किया, मैंने साथ दिया, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगी डरती, क्या ज्यादा से ज्यादा दोबारा पकड़ लेंगे ना, पर ये जेल एक दफा नारों से जरूर गूंजे। और बिलीव मी, मैं नारे लगवा के आई थी और उस नारों में IIPTI भी था। IIPTI और PTI के नारे मैंने एक दफ़ा फिर लगवाए थे, हालांकि लोग बहुत मना करते थे, वो हर वक्त कहते थे ये बग्ड है। मैंने कहा सो व्हाट, मैंने क्या जुर्म किया? नारा लगाना कोई जुर्म है? जिस दिन खान साहब को साइफर केस से ज़मानत मिली थी और पल्ले का निशान हमें पहली दफ़ा जब वापस मिला था, तो मैंने पूरे जेल में PTI के नारे लगवाए थे और हमने सेलिब्रेट किया था। मेरे पास, मैं क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ाने लग गई थी, स्कूल था वहाँ पे, तो मेरे पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ आती थी बच्चों के लिए, कोकोमो मैं मंगवाती थी, लॉलीपॉप्स और इस तरह की चीज़ें। वो मैंने जेल के अंदर मैंने वो खोली, पूरे पैकेट्स खोले और मैंने पूरे जेल में मैंने स्वीट्स बांटी थी उस दिन, जिस दिन ये थी। कौन सी क्लास के बच्चे? मतलब वहाँ पर कैदी खवातीन के साथ ना मेरे ख्याल में 12 साल तक या 13 साल तक बच्चे रह सकते हैं। तो उसमें से मैंने पहले दूसरे दिन मैंने देखा कि यहाँ एक स्कूल है, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की पढ़ा रही होती है और बच्चे बैठे टीवी देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ा रही होती थी। तो फिर मैं सुपरिटेंडेंट के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैं खुद टीचर हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मेरे बच्चों के साथ मैं पढ़ाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप कर लें। फिर मेरे ख्याल तीसरे या चौथे दिन से मैं 9 to 12
मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं पूरे जेल की टीचर बन गई थी, पूरे जेल की। सबने मुझे टीचर कहना शुरू कर दिया। वो बच्चे मुझे देख के दरअसल शोर मचाते थे, टीचर टीचर। फिर 2-3 कुछ ऐसी खवातीन थी जो बड़ी थी लेकिन पढ़ना चाहती थी। एक बच्ची थी 12 साल की, उसको मैंने पढ़ाया और उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था। मेरे घर से जो पहला लेटर गया था उसमें यही था, मुझे बुक्स भेजें, कॉपीज़ भेजें, स्टेशनरी भेजें, कलर्स भेजें। तो जब मैं आई हूँ तो मैंने ये जब सामान सुपरिटेंडेंट को दिया है तो उसने मेरी चीज़ें देख के कहा है कि इतनी डोनेशन तो हमें कभी पूरे साल में नहीं मिलती जितना सामान आपके पास है। सही है। और पूरे हमने जेल में बच्चों को मैंने लगाया कि जो चीज़ तुम्हें फालतू मिलती है ना, कोई डिब्बी, कोई टिश्यू पेपर का खाली रोल, कोई पेपर, वो ले आते थे मेरे पास, टीचर ये देखें। फिर हम उससे कुछ ना कुछ उनके लिए बनाते थे, डॉल बनाई, कोई जहाज़ बनाया, ताकि उन बच्चों ने, आप खुद सोचो, उन बच्चों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वो कभी स्कूल नहीं गए थे। एंड आके कुछ एक बच्चा था, उसको मैं कहती थी तुमने मुझे हरा दिया कासिम, क्योंकि 2 महीनों में उस बच्चे को ABC नहीं लिखनी आ रही थी, लेकिन उसका कसूर नहीं था। वो 7-8 साल का बच्चा था, उसको पेंसिल पकड़नी नहीं आती थी। तो वो छोटे छोटे हमने जो पेपर्स काट के उसके ऊपर हमने कार्ड्स बनाए, A लिखा है तो साथ एप्पल की तस्वीर एक अलहदा पे बनाई है, मैं ज़मीन पे स्प्रेड कर देती थी, बच्चों से कहती थी मिलाओ, A के साथ एप्पल, B के साथ बॉल, तस्वीरें बनाते थे। फिर हमने इसी तरह अलिफ बे के कार्ड्स बनाए। क्रिसमस पे मेरे नीसेस नेफ्यूज़ ने मुझे कार्ड भेजे, क्योंकि हमारे घर में ना सारे मज़हब की वो हम थोड़ी थोड़ी मनाते हैं खुशी, कि चलो क्रिसमस को भी ये नहीं कहना कि क्रिसमस नहीं मनानी, हैप्पी क्रिसमस या कुछ करना है, कार्ड्स बनाने। तो वो वैसे ही कार्ड्स फिर मैंने उन बच्चों से बनवाए, वो उन्होंने पूरे स्कूल के अंदर डिस्प्ले किए। हम पोइम्स पढ़ते थे, फिर हम ट्रेन बना के बाहर खेलते थे बच्चों के साथ। 4-5 बच्चे थे, छोटे बच्चे, 4-5 बच्चे थे। मतलब बच्चों के साथ आपका टाइम सही गुजर गया। बहुत अच्छा। मैं अभी भी हर वीक ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है मैं उनको कुछ भेजूं, जो कि आसान नहीं है भेजना जेल में कोई भी चीज़, लेकिन 2 या 3 दफ़ा मैं उनको गिफ्ट्स भेज चुकी हूँ और मेरा दिल बहुत करता है उन बच्चों से मिलने को दोबारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप जेल में रही हैं तो कहाँ पे, बैरक में रही हैं या चक्की में रही हैं? वही चक्की, जिसको हम डेथ सेल्स कहते हैं। PTI वाली सारी खवातीन को डेथ सेल्स में रखा गया था। डेथ सेल में रखा गया? ये चक्की डेथ सेल ही है। चक्की का जो चक्की कहा जाता है ना, वो डेथ सेल को ही कहा जाता है, जहाँ पर ज़्यादा सीरियस जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, जिनको डेथ सेंटेंस हो या जिनको लाइफ सेंटेंस हो, उनको रखा जाता है। कितना अर्सा आपको चक्की में रखा? 2 months। 2 मंथ आपको रखा। और दूसरा ये कि आप एक चक्की के अंदर कितने लोग होते थे? जब मैं गई हूँ वकास, तो मेरे ख्याल में मेरे साथ 4 लोग थे पहले से। तैयबा थी और 2 खवातीन और थी और सुमैया थी, और साथ फिर मैं चली गई, 5 हो गए थे हम लोग। फिर कुछ अर्सा मुझे आलिया हमजा और आयशा भुट्टा के साथ शिफ्ट कर दिया था, उनके साथ भी मैं कुछ अर्सा रही। फिर वापस मुझे सुमैया वगैरह के सेल में, सेल नंबर 1 और 2 के अंदर मैं शिफ्ट होती रही हूँ बार-बार। जी। अच्छा, आपका डॉक्टर यास्मीन भी आपके साथ थी? जी, डॉक्टर साहबा, एक तो ये कि मैं उनको थोड़ा सा, वो मुझे जानती थी मेरी बेटी के रेफरेंस से, मेरी बेटी और उनकी नवासी फ्रेंड्स थी, तो वैसे मैं कभी मिली नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई हूँ तो वो एक ख़बर आ जाती ना कि वो आई हैं अंदर, तो उनको भी एक मैसेज मिल गया कि शहरबानों की फ्रेंड की मदर भी आई हैं। तो फिर लेकिन डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। खाना शाने का पूरा वो अरेंज करती थी हम सबके घर से जैसे खाना आता था तो वो हम हैंड ओवर कर लेते थे कि हम रख लेते थे, और फिर डॉक्टर साहब को हम बताते थे, डॉक्टर साहब मेरे घर से ये आया है, कोई कहता था मेरे घर से ये आया हुआ है, तो फिर डॉक्टर साहब डिसाइड करती होती थी कि अच्छा आज हम क्या खाएंगे, और बाकी खाना कल के लिए रख लेते हैं या फिर अगले दिन खाएंगे। फ्रिज थी वहाँ पर, जो आई थिंक नहीं उन्होंने नहीं थी, मुझे लगता है PTI की जो खवातीन पहले से कैद थी, इन लोगों ने ही मंगा के वहाँ डोनेट कर दी। सही है। अच्छा, ये इनमें से जितनी भी आपके साथ फीमेल थी, इमोशनल कौन थी ज़्यादा, जो छोटी छोटी या थोड़ा हर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रोना शुरू कर दे? रोहीना थी इमोशनल। रोहीना उसकी एक रीज़न भी थी, उसकी बच्ची बहुत छोटी थी। हाँ, वो 3 महीने की थी। नहीं 3 साल की आई गेस, छोटी नहीं छोटी है,
हाँ। 3 साल की थी। अच्छा। तो उसकी ऑब्वियसली उसकी रीज़न भी है, छोटे बच्चे थे हाँ। उसके, तो वो इमोशनल थी। फिर मेरे साथ एक और ख़ातून थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो बहुत रोती थी, तो मैं उनके घर वालों को आके छेड़ती थी कि लोगों के बच्चे जो होते हैं ना वो रोंदू बच्चे होते हैं, आपकी अम्मी रोंदू अम्मी है। सही। तो ऐसे ही मजाक में टोन को थोड़ा लाइट ठीक। करने के लिए ठीक कि है। थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाए, तो वो काफ़ी रोती होती थी। सबसे ज़्यादा फनी कौन थी, मज़ाहिया कौन थी जो हंसवाती थी सबको? सुमैया थी। सनम की भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है, सनम की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी। सुमैया की सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। वो अक्सर जोक्स क्रैक करती होती थी। और तैयबा? तैयबा मेरे साथ हम इकट्ठे रहे हैं, और एज सच ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत फ़नी थी या कुछ थी, मतलब ये क्वालिटी नहीं थी, बट शी वॉज़ अ गुड फ्रेंड। हमने बड़ा अच्छा एक टाइम गुजारा अपने साथ, तो काफ़ी उसने मेरे से पूछा भी बल्कि एक दफ़ा के साथ कि आपकी मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, तो मैंने फिर उसको ये कहा था, वो काफ़ी रिलीजियस थी, नमाज और कुरान शरीफ बड़ा रेगुलर, जी बड़ा रेगुलर पढ़ती थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे में ये अच्छी क्वालिटी है कि तुम कुरान और नमाज तो पढ़ती हो, लेकिन जज्बाती तुम सारी ही, ये तुम्हारी जो यंग जनरेशन है जज्बाती है, काफ़ी रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। नमाज सारी पढ़ती थी? जी सारी फीमेल पढ़ती थी वहाँ पर, और करना हाँ, क्या और होता क्या, था, बिल्कुल ऐसे तो ही। जितनी इबादत थी हम ज़्यादा जेल में इबादत करते थे, सही है। या फिर थोड़ा सा टाइम मिलके गुजार लिया, वॉक कर ली, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती। अच्छा, हमें हमारे ज़राए से एक खबर मिली कि जब आप कोट लखपत में थी तो कुछ पीटीए की ऐसी कोई कारकुन थी जो आपस में उनकी लड़ाई भी हुई थी, कोई हाथापाई तक बात पहुंच गई थी? नहीं, हाथापाई की ऐसी कोई बात नहीं हुई। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स, देखिए विकास, जब आप 24 घंटे एक साथ रहते हैं ना, और स्पेशली एक कमरे के अंदर, जैसे सपोज आप अपने घर में भी रहते हैं ना, तो आपको एक स्पेस चाहिए होती। कई दफ़ा आप अपने बच्चों से भी कहते हो कि जाओ अपना टाइम गुजारो, मुझे अपना टाइम गुजारने तो हमें थोड़ी स्पेस चाहिए ना। वो स्पेस नहीं होती आपके पास, आपकी कोई पर्सनल स्पेस नहीं होती। रोहिना है या कोई और है या मैं हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मेरा नहीं दिल कर रहा किसी से बात करने, मुझे कोई हंसता हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब उसको वहाँ देखना भी है, कोई मेरे से मुसलसल बात भी करी जा रहा है जबकि मैं अपनी किसी परेशानी में हूँ, तो क्या करेंगे फिर? तो ऐसे होता था कि कई दफ़ा कोई रिएक्ट कर देता था गुस्से में या कुछ होता था, लेकिन ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी जो लिंगर ऑन करती थी शाम को या अगले ही दिन। सब एक ही जगह बैठे होते थे। आप सोचें कि आप बिग बॉस में रह रहे हैं, मैं खुद भी एज ए ह्यूमन ना, अक्सर मैं ये चीज़ नोट करती हूँ कि अगर मैं इस जगह होती तो मैं क्या करती। तो बिलीव मी, जब मैं बिग बॉस देखती थी ना, तो मैं कहती थी कि अगर मैं कभी बिग बॉस रहूँ तो मैं कैसे रहूँगी। तो मुझे लगता था मैं नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ना मैं पैरानॉइड हूँ, वहमी नहीं होते जो लोग, तो मुझे होता था मेरी फैमिली का मुझे पता ना चले, मैं तो पागल हो जाऊँगी, और मुझे ये भी ना पता चले बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे वो भी सफोकेट करेगा। अच्छा, अब इससे मैंने खुद कैसे डील किया, मुझे ऐसे लगा मैं बिग बॉस में आ गई हूँ, तो मैं कई दफ़ा मुझे आता था रात को कि आई गैस तो नहीं चल रही होगी घर में, इन लोगों ने गैस तो नहीं चलती छोड़ दी, गैस 10 बजे बंद हो जाती, किसी ने पीछे से प्लग भी बंद किया होगा या नहीं। तो फिर आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ बैठी क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, मैं वहमी हूँ ना। मैंने कहा कि घर में हूँ ना, तो मैं क्या करती है कि मैं घर में नहीं भी हूँ तो मैं कहूँगी चेक कर लो गैस बंद है। सही। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जेल में ख्याल तो आया, पता नहीं मेरा हस्बैंड वापस भी आया होगा कि नहीं काम से, घर में कुछ हो तो नहीं क्या होगा, कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। अब ये ख्याल आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो फिर आप उसको ब्लॉक करते हो। आप कहते हो, आप कुछ पढ़ते हो और आप कहते हो अल्लाह के हवाले। अच्छा, जब बंदा इस से गुजर रहा हो ना, इस सानिए से, तो फैमिली की अच्छी स्टोरीज आपको जब याद आएगा तो एक हंसी वाला मोमेंट आता है, तो ऐसी क्या कौन सी यादें थी जो आपको याद आई? नहीं, हंसी वाला मोमेंट भी आता है। मैं इमोशनल जो थोड़ा सा होती थी वो तब होती थी जब फैमिली के लेटर्स आते थे। जैसे मैंने कहा ना, मैं रोई नहीं, बिल्कुल भी अपने लिए नहीं रोई कि मुझे क्यों जेल में भेजा है या मुझे ये वाला बात। लोग कहते ना आप वहाँ कैसे रहे, कैसे सोते थे, क्या करते थे, कौन से वॉशरूम में जाते थे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती, सर्वाइवल जो है ना वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइवल, सर्वाइव करना आपने। भाई आप जेल में आए हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते? मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरे लिए एक सेपरेट बाथरूम बना के दिया जाए, जी मैडम को दूसरे बाथरूम में जाना पसंद नहीं है। सही है। नहीं, डील करो जो सिचुएशन है।
लेकिन जो फैमिली के लेटर्स आते थे वो आपको इमोशनल कर देते थे। तो अक्सर मेरे जो भांजे भांजियाँ थी ना, वो बड़े मज़े से मुझे लेटर लिखते थे और हर लेटर में कहते थे खाला प्लीज़ साइन द लेटर एंड कम बैक। और वो साइन क्या होता था कि आप लिख दो कि आप पीटीआई में नहीं हो। तो मैं हंस के कहती थी बच्चे मुझे तो कोई नहीं कह रहा कि साइन करो तुम्हारी खाला कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है जिसको कोई ऑफरिंग कर रहा हो कि जी आप बयान दे दें। मैंने कहा ना तो मुझे कोई कह रहा है, और दूसरा ये, और फिर मैंने उसको लिखा भी, मैं कहा इफ यू नो योर खाला यू नो आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट। तो लेकिन मुझे हंसी आती थी उनका, वो बार बार वो ये कहते थे खाला प्लीज़ साइन कर दें और वापस आ जाए, खाला प्लीज़ आप उनको कहें मैं पीटीआई में नहीं हूँ और वापस आ जाए। तो मुझे हंसी आती थी कि यहाँ मुझे कोई ऑफर ही नहीं कर रहा, तो किसने मुझे कुछ कहना है। लेकिन हाँ, जेल का ऐसा वाकया जो आप जब आप वापस आई हैं जेल से जमानत हुई है, तो अभी जेल का ऐसा वाकया कोई ऐसा जो जब वो आपको याद आता है तो आप बहुत हंस पड़ती हो? कुछ बच्चों की मासूमियत है जिनको मैं पढ़ाती थी, वो अक्सर मैं इंजॉय करती। अच्छा। उसमें जैसे एक स्टूडेंट थी रुबाब, तो क्योंकि ख़वातीन की ना अब वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो बहुत पंजाबी बोल रहे होते थे या रफ होती थी। पंजाबी बुरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उन बच्चों को उर्दू नहीं आती थी सही तरह से। तो वो कई दफ़ा मुझे वो बच्ची याद आती है, जैसे उसको मैं के लिखना सिखा रही थी तो वो रब करिए, तो मैंने उसको कहा कि रुबाब इसको छोड़ दो बेटा, ये बिल्कुल ठीक है, क्यों रब करिए? तो उसने कहा नहीं मिस जी डिंगा हो गया है। सो वो मुझे बहुत क्यूट लगी उस वक्त जब उसने कहा। तो इसी तरह से वो एक दिन सैंडविच खा रही थी, तो मैंने कहा ये तुमने कहाँ से लिया है? तो उसने कहा ये मुझे नहीं, उसने कहा ये उसका है। तो मैंने कहा आपने उससे पूछा था? तो उसने कहा हम रल मिल के खा लेते हैं। सो वो जो मासूमियत थी ना उस बच्ची की, वो जो उसने बोला है कि हम रल मिल के खा लेते हैं मिस जी। और जैसे मैं उनको अक्सर इंग्लिश भी सिखाती थी, तो वो बच्ची एंड तक जो है ना वो उसने सीख लिया था। हैव अ नाइस डे, सी यू, वो मुझे जब स्कूल में बंद करती थी तो वो कहती थी। लेकिन जब भी मैं उसको ये पूछती थी कि रुबाब हाउ आर यू, तो आगे से कहती थी आई एम अ फाइन, आई एम अ फाइन। तो मैं उसको कहती थी रुबाब से आई एम फाइन, तो उसने कहना आई एम अ फाइन। तो एंड तक जो है ना वो आई एम अ फाइन ही रही। तो वो एक मासूमियत, छोटी छोटी बातें बच्चों की। ये तो बच्चों की कहानी होगी जो आपस में पीटी आपस में डॉक्टर साहब के साथ कुछ टाइम था जो उन्होंने मुझे एंड में, जब खदीजा शाह और रुबीना जमील की ज़मानत होगी, तो डॉक्टर साहब ने मुझे मेरी ड्यूटी लगाई कि अब तुमने मेरे साथ स्क्रैबल खेलनी है। वो स्क्रैबल खेलती थी। अब उनको ये भी पता था कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं इंग्लिश की टीचर बहुत लेट पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे स्पेलिंग्स नहीं याद होते। अब ये मेरी वीकनेस है, लेकिन हमें कभी फील नहीं होता क्योंकि हम ज़्यादातर टाइप करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज चेक द स्पेलिंग्स। तो डॉक्टर साहब से अक्सर मुझे डांट पड़ती थी कि तुम इंग्लिश की टीचर और देखो तुम स्पेलिंग नहीं आते स्क्रैबल में। तो मुझे हंसी आती थी कि डॉक्टर साहब अब आप जिस क्राइटेरिया पे मेरी एबिलिटीज़ को असेस कर रही हैं वो कोई इतना रियल क्राइटेरिया नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे स्पेलिंग चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपको स्पेलिंग नहीं याद होते तो भी मसला कोई नहीं होता। तो अक्सर उनसे मुझे डांट पड़ती थी। बहादुरी पर 100 में से अगर सनम जुबैद को नंबर देने चाहिए तो कितने दें? नहीं, सनम नो डाउट सनम बहुत ब्रेव थी। मैं खुद सोचती होती थी, मैं कह भी सकती हूँ कि मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी सनम को कि इतनी बड़ी बड़ी खबरें आती हैं बाहर से कि जी आज इन पे मोबाइल फ़ोन छीनने का मुकदमा डल गया, आज इन पे पेट्रोल पम्प किसने निकला, और ये बंदी आगे से हंसती रहती है। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बहुत इमेच्योर हो और या आप बहुत बहादुर हो। लेकिन मेरी वो परसेप्शन चेंज हुई कि वो वाकई ही बहुत बहादुर है। कितने नंबर? मेरे ख्याल देखो जिन हालात में वो रह रही है वो बंदी एक दफ़ा भी हो सकता है अंदर से वनरेबल हो सकता है अंदर से वीक भी होती हो, लेकिन वो दुनिया को शो नहीं करती। उसने कभी मीडिया को बाहर आके, आपने देखा ना उसकी कितनी अच्छी मज़े की सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, वो हंस के जजेस को भी सब कुछ कह देती है। तो 100 भी पूरे फुल नंबर। आलिया हमजा अगेन ब्रेव बट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेव, नॉट लाइक सनम। आलिया की पूरी तवज्जो जो हो चुकी थी वो इबादत की तरफ हो चुकी हुई थी। आलिया कम इंटरेक्ट करती थी लोगों से, आलिया कम बात करती थी लोगों से, लेकिन मैं तो उसके साथ जितनी देर रही हूँ मैं तो उसकी एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आलिया प्लीज़ रोज़े रखने छोड़ दो, और प्लीज़ 2:30 बजे से उठ के जो आप तहज्जुद पढ़ के अपनी नवाफिल पढ़ना शुरू करती हैं,
इट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन हर हेल्थ। तो मैं कही थी कि आप बीमार हो रही हैं, मत करें, अपने ऊपर इतना ज़्यादा ना करें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इबादत करती, 2:30 बजे के बाद वो जाग जाती थी और फिर मुसलसल फजर तक वो बंदी खड़ी होके नवाफिल पढ़ी थी। ये जब तक मैं उनके सेल में रही हूँ, पता नहीं मुझे डिस्क्लोज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पर्सनल मैटर होता है इबादत का। लेकिन मैं बहुत वरीड थी उसके लिए कि वो बहुत कम इंटरेक्शन करती थी किसी से, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तस्बीह और इबादत और रोज़े। तैयबा के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी, हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। बहादुरी पे जैसे मैं अपने आप को रेट करूँगी, मैं भी अपने आप को बहादुर समझती हूँ, लेकिन नॉट एज मुझे नहीं पता अगर सनम जितने छोटे बच्चे मेरे होते और इतना लंबा अरसा मुझे रखा जाता। बच्चों को देख कर इमोशनल सनम ज़्यादा होती थी या आलिया मिर्जा? सनम का रिएक्शन जो होता था ना, वो हैप्पी बबली रिएक्शन होता था, वो इमोशनल नहीं होता था। वो देख के हंस रही है और जैसे होता है ना, वो खुद जैसे एक बच्चा है। आलिया ऑब्वियसली इमोशनल होता था, हम अक्सर बच्चों की बात करके हम दोनों इमोशनल हो जाते थे। तो आलिया वॉज मच मैच्योर, सनम वॉज लाइक अ यंग पर्सन विद यंग चिल्ड्रन। तो उसका रिएक्शन ना बबली होता था, जैसे वो बच्चों को देख के हंस रही है ऊंची ऊंची, या बच्चे देख के। तो उसके बच्चे भी मेरे ख्याल में उतने ही बहादुर हैं जितनी सनम खुद बहादुर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा कि ऐसा लम्हा जेल में इन फीमेल के साथ जो आपको इमोशनल बहुत करता है, इमोशनल की तरफ ले जाता है। मैंने कहा वो सारे लम्हे जो पीटीआई से रिलेटेड है, जिसमें हमें खान साहब की रिहाई का पता चला, साइफर से ज़मानत हुई, वो बहुत हमारे लिए खुशी का टाइम था। और वो टाइम जब हमसे बल्ला दोबारा ले लिया गया था, और फिर डॉक्टर यास्मीन के हस्बैंड को जिस दिन अरेस्ट किया गया था। अब मैं बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा मेरा एक है, मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो मैं, अब मुझे ये था कि डॉक्टर साहब हर एक को तो बड़ा ही कह देती हैं हौसले से कि बहादुर बनो, कोई बात नहीं। तो अब इनके हस्बैंड का जैसे इनको बताएंगे तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। बट बिलीव मी, डॉक्टर साहब को हमने बताया कि इस तरह खबर आई है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। लेकिन अगले दिन जब वो उठी हैं तो उन्होंने ये कहा है कि मैं सारी रात सो नहीं सकी। पता नहीं राशिद को, वो उसकी एज भी 80 से ज़्यादा है, डायबिटिक भी हैं, उनको कोई ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ भी लेते हैं, तो पता नहीं कैसे गुजारा होगा। तो मैं पूरी रात वजीफ़े करती रही हूँ। तो तब मैंने ना उनकी ह्यूमन साइड को देखा। मैंने कहा देखो, एक लीडर है जो उस वक्त उन्होंने हमें शो नहीं किया, उनका अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता, खैर है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, ये कह के वो उठ गई हैं और वो चली भी गई अपने सेल में। लेकिन वो जो सुबह उन्होंने बताया ना, वो उनकी ह्यूमन साइड थी, वो एक बीवी का कंसर्न था। अच्छा मैम, कोई ऐसा वाक्य जिस पे आपको एक बहुत हंसी आती हो या आप गम में आ जाती हैं? अच्छा, ये एक वाक्य है जिसको मुझे हंसी भी आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी पहुंची थी। हुआ ये कि पहले तो आपकी, जब आप जुडिशल हो जाते हो तो जब तक आपकी वो आईडी परेड नहीं होती, जिसे शनाख्त परेड कहा जाता है, तो आपसे कोई मिलने नहीं आ सकता और आप कहीं जा भी नहीं सकते, आप ATC वगैरह भी नहीं जाते ना, जज के सामने भी नहीं लेके जाया जाता। तो मेरी जो है आईडी वो काफ़ी देर बाद हुई थी, तो 10-12 दिन के बाद। तो उसके बाद मेरी पहली जो मुझे जाना था विज़िट जो था ना ATC का, वो मेरा पहला विज़िट होना था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब क्या होता है। तो पता चला जी कल मेरी भी ATC में ना वहाँ पर जाना है आपका जज के सामने। तो अब जब हम जा रहे थे तो ये नहीं होता कि सिर्फ PTI की ख़वातीन ही वो औरतों के जेल से निकल के एक मेन सेक्शन में आती हैं, जो क्रिमिनल लोग भी जिनकी सबकी वहाँ पर कोर्ट में हियरिंग होती है तो वो सब जाती हैं। अक्सर ये करते थे कि PTI की ख़वातीन की एक तरफ लाइन बनवा देते थे और 30-40 या 20-30 दूसरी ख़वातीन भी साथ ही हमारे आती थी। तो अब मैंने देखा कि जी अब मुझे नहीं पता, खैर जी आ जाए, मैं भी उनके साथ लग के चल पड़े हम। PTI वाली भी सारी ख़वातीन थी उस दिन, 8 आई थिंक 5-6-7 लोगों ने जाना था उस दिन कोर्ट में। अब मैं भी उनके साथ, वो हम चल के बाहर आए। पहला दिन था कि वो मैं लेडीज़ जेल से बाहर निकली हूँ और वॉक करके हम एक मेन थाना, वो एक जगह बनी हुई जेल की ना, ऑफिस जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे आए हैं। अब वहाँ पर आए तो एक
छोटा सा कमरा है जिसकी छोटी सी एक डेढ़ी उसे बोला जाता है, उसके अंदर आपको लेके जाते हैं। वो हर एक को एंटर कर रहे होते हैं, कौन कौन जा रहा है, किस किस को बुलाया हुआ है जज ने, और सबके नाम वो टिक करते हैं। तो क्योंकि कैदी खवातीन भी इतनी सारी होती हैं तो उन सबके लिखे जा रहे हैं, हमारे भी लिखे जा रहे हैं। तो इतने में ना मैं पीछे करके खड़ी हूँ, बड़ी क्राउडेड सी जगह थी, बड़ी क्रैम्प, सारी औरतें खड़ी, तो एक पुलिस वाला खड़ा था। तो अंदर से बोला कोई कि वो दहशतगर्द खवातीन भी हैं। तो मैं ना पीछे खड़ी खड़ी, तो मैंने कहा दहशतगर्द आदमी तो हमेशा देखे अखबारों में भी और तस्वीरें, दहशतगर्द खवातीन नहीं कभी देखी। तो ये चांस तो मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है कि मैं किसी दहशतगर्द औरत को देखूं। तो मैं ना बड़ा आगे हुई हूँ उस लाइन से निकल के। तो वो मैंने बंदे से, वो जो पुलिस वाला खड़ा, मैं कहा मुझे बताओ दहशतगर्द औरतें कहाँ हैं? तो मैं इधर देखे, कहते जी तुसी हो। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा शौक था वकास, ये सुनना कि मैं दहशतगर्द हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हें मैं दहशतगर्द लगी? तो उसने कहा जी सारी पीटीआई वालियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ दहशतगर्दी ਦੀ दफात है और ਤੁਸੀਂ जा कितने रहे हो? मैंने कहा ये कहती नहीं ATC। तो कहता आपको पता है ATC है क्या? मैंने कहा नहीं। उसने मुझे पहली दफ़ा कहा एंटी टेररिज्म कोर्ट। तो तब मुझे पता चला कि वो एब्रीवेशन स्टैंड किसके लिए करती है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। उससे पहले भी ना मेरे लिए जो सबसे तकलीफ दे टाइम था 9 मई से लेके अभी तक, जब पीटीआई के सपोर्टर्स को दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन अनासर और फितना फसाद कहा जाता है। तो मैंने आपसे कहा ना मैं बोलती नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, इस पे मैंने आके कमेंट्स भी किए थे कि मुझे नहीं लेना अपने नाम के साथ ये टाइटल, मैं नहीं हूँ दहशतगर्द। मुझे इख्तलाफात ज़रूरी हो सकते हैं, अपने मुल्क में रहते हुए किसी से भी हो सकते हैं, पर मैं अपने मुल्क को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं कभी भी इस मुल्क में फसाद नहीं कर सकती। मैं कभी भी ये लेबल नहीं लूँगी अपने, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। सो मेरे लिए वो सबसे बड़ा तकलीफ वाला पॉइंट, सबसे ज़्यादा, जो अभी भी मैं कभी सोचती हूँ तो मुझे वो इमोशनल भी करता है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और मैं कहती हूँ कि शायद कभी कोई मौका ऐसा आए जो पीटीआई अगर इक़्तिदार में आती है या मुझे कभी चांस मिलता है खान साहब से मिलने का, तो मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जो पीटीआई के ऊपर ये लेबल लगा है, हमें ये लेबल उतार, हमें पीटीआई के साथ ये लेबल नहीं चाहिए। फ्यूचर में सियासत में आने का शौक है? आपको पता है मैं तो क्योंकि पढ़ाती हूँ और मैं अपने आप से सोचती थी कि मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपने मुल्क के लिए एक तरह से काम कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा गाइड कर देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ। लाइक मेरी हर प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें लाइफ सेविंग स्किल्स भी होती हैं, उसमें सिविल मैनर्स भी होते हैं। तो मुझे लगता था मैं अपने स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इतना प्रिपेयर कर देती हूँ कि ये थोड़े से सिविलाइज्ड होंगे और मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन अब आके ना बीच में जो हालात ऐसे हुए, तो मैंने 1-2 दफ़ा कहा कि मेरे ख्याल में मैं सियासत में आऊँगी प्रैक्टिकल, तो जैसे ही मैं रिटायर होंगी ना तो मैं सियासत ज्वाइन करूँगी। तो जेल में एक दिन मैं बैठी सोच रही थी कि साथिया तुमने एक दफ़ा सोचा कि सियासत करनी, तो अल्लाह ताला ने सीधा तुम्हें जेल में फेंका। तो मुझे ऐसे लगा कुदरत क्या मेरे लिए रास्ता बना रही है, कि कुदरत मुझे कह रही है, अल्लाह मियाँ मुझे कह रहा है कि ज्वाइन करो सियासत। अब ये क्वेश्चन है जो मैंने वहाँ बैठ के भी बहुत देर सोचा कि शायद अल्लाह, फिर मैंने बड़े मजाक में मैंने कहा, मैंने कहा देखो मैं तो सियासत से जान छुड़ा रही थी, अपने वो रूममेट्स को भी कहा, मैं कहा अल्लाह मियाँ मुझे खींच के ला रहा है। तो मतलब हो सकता है, मैंने कहा अब हो सकता है फ्यूचर की किसी एमपीएस से बात करें। अभी मैं एमएनए तक नहीं जा रही क्योंकि मैं आई ऑलवेज बिलीव इन स्टेप बाय स्टेप। वहाँ पे ना जैसे पीटीआई की बहुत सारी खवातीन फ्यूचर सेनेटर्स भी बन चुकी हुई थी। सही। मैं ऐसे नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि जितना आप में कैलिबर है सिर्फ हमने उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी इंशाल्लाह ताला एमपीए बन जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता एमएनए। चले मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और काफ़ी अरसे से आपके साथ में टच था, आपने आज टाइम निकाला और आपकी बातें सुन के तो मुझे एक बड़ा खुशी भी हुई है और गम भी हुआ है, क्योंकि आप एक इस कौम की माँ हैं। क्योंकि टीचर जो होती है ना, वो माँ का रुतबा होता है, उसका एक इज़्ज़त वाला रुतबा होता है। तो खैर इसको खुशी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये गम में ही आ जाएगा। तो बाकी अल्लाह पाक आपके मुस्तकबिल में आसानी पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।